नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जेडीयू जो वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का समर्थन कर रही है, केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है, वो किस शर्त पर समर्थन कर रही है, और जेडीयू अगर समर्थन कर रही है तो उसके एवज में केंद्र सरकार जेडीयू को क्या देने जा रही है, बिहार को क्या मिलने जा रहा है। और जेडीयू समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर, जो कि करने का फैसला कर चुकी है, तो क्या जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगा। कई ऐसे नेता हैं जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर चुके हैं। आपको बता दें, खालिद अनवर हैं, गुलाम गौस हैं, जी हाँ, ये अशफाक करीम हैं, ये जितने मुस्लिम्स हैं उन्होंने विरोध किया है। सवाल ये उठता है कि इन सारे लोगों का ये मानना है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है, पर जेडीयू शुरुआत से ही कहती रही है कि मैं अपने सेकुलर क्रीडेंशियल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू को जिन मुद्दों पर आपत्ति थी केंद्र सरकार ने मान ली और इसीलिए जेडीयू समर्थन को तैयार हो गई है। लेकिन कई लोग अंदर की बातें इस तरीके से रखते हैं कि नीतीश कुमार इस हाल में नहीं है कि वक्फ संशोधन बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई अपना ओपिनियन दे सके, और उनके सारे फैसले उनके सहयोगी, उनके सहपाठी कर रहे हैं, जो सारे के सारे बीजेपी के समर्थक हैं। ऐसे में नीतीश अगर सही स्थिति में होते तो इस तरह का फैसला नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे जो डीलिंग होती है वो क्या डील हुई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकली जेडीयू को यह सूट तो नहीं करता है, फिर जेडीयू तैयार क्यों हुई, यह भी एक गंभीर मसला है। टीडीपी क्यों तैयार हुई, यह भी एक गंभीर मसला है। लालू प्रसाद जो 2010 में चीख चीख कर कहते थे कि वक्फ पर नियंत्रण जरूरी है, वक्त को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोट कारण है, वोट वजह है? लालू अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? सिर्फ वोट की वजह से? कांग्रेस क्या चाह रही है? माइलेज कौन लेना चाह रहा है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कई नेता इस संशोधन बिल पर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। और हर किसी चीज में समय समय पर वक्त के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। विधेयक को वापस ले लेते, कृषि विधेयक को लेकर देश में कितना आंदोलन संघर्ष हुआ, कितने लोग हाथाहाथ हुए। और मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध होगा कि वो जो है दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में, संघर्ष के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही देश के सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, उसका समाधान जरूरी है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देश में जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो काफ़ी है सभी जगह के वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि हमारे दल की तरफ से 3 सुझाव भेजे गए हैं, वो स्वागत योग्य है। लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है इस बिल को वापस ले लेना देश हित में होगा,
जनता के हित में होगा। अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। राष्ट्रीय जनता दल वर्तमान जो स्वरूप है बिल का उसको लेकर के खिलाफ में खड़ी है, क्योंकि गैर संवैधानिक दिखता है, इसमें भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और सरिया के भी खिलाफ है और जमीन को हड़प करके पूंजीपति मित्रों को देने की इसमें बू आ रही है। इसलिए इस संशोधित बिल के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ मुखालफत करेगी, विरोध करेगी। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। 2010 में यही लालू यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वहां खड़े होकर वक्त में जो गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इससे मुक्त करने की बात कर रहे थे और कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जब सरकार उस बिल में संशोधन कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये सोशल साइट पर उनका ये वीडियो भी उपलब्ध है और हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने वह वीडियो लगाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लालू यादव जी वक्फ में संशोधन का डिमांड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग होता है। तो आपने सुना, और सवाल यही है कि लालू यादव उस समय चाहते थे कड़ा कानून बनाइए। ये सरकारी संपत्ति नहीं, बहुत सारी संपत्तियों को इन्होंने हड़का है, ये हड़पा है, ये लालू प्रसाद के बोले। फिर सवाल ये उठता है, ठीक है वो लालू प्रसाद बोले, अपने राजनीतिक फायदा में पलट रहे हैं, पर नीतीश कुमार क्यों तैयार हो गए, जेडीयू क्यों तैयार हो गई? जेडीयू को क्या कुछ मिल रहा है? जेडीयू अपने पार्टी फोरम में अपने नेताओं को क्यों नहीं समझा पाई? सवाल यह है, गुलाम गौस क्यों कह रहे हैं इस बिल को वापस ले लीजिए? दिलेश्वर कामत जो चीफ विप हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं हम सरकार के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। तो क्या जेडीयू में दो फाड़ होने जा रहा है? जेडीयू तैयार हुई है तो समर्थन किस शर्त पर देने को तैयार हुई है? इन तमाम मुद्दों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। फैजान अहमद साहब, सवाल ये उठता है कि जेडीयू ने जो संशोधन की बात की थी, जेपीसी में जब ये कहा कि भाई ये हमारे इन 3 विचारों को मान लीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे, और बीजेपी ने मान लिया, जेपीसी के मुखिया ने मान लिया, क्या आपको लगता है कि जेडीयू की सिर्फ यही मांग रही होगी? क्योंकि पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए कुछ होता है, उसके एवज में बहुत कुछ होता है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस स्थिति में भी मुख्यमंत्री बनाए रखना है, इस आधार पर बार्गेन हुआ और इसलिए जेडीयू मान गई कि ठीक है हम इस पे आपको समर्थन देंगे, ये 3 जो क्लॉज हैं उनको हटा लीजिए? हुआ क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए पंकज जी, जब अलायंस की गवर्नमेंट होती है तो उसमें तरह तरह के डील होते हैं। जैसे अभी हम आज बात कर रहे हैं कि इस वक्फ संशोधन बिल पर क्या डील हो सकती है केंद्र और नीतीश कुमार के बीच में। तो देखिए, बहुत सी डील तो ऐसी होती हैं जो कॉमनली नोन होती हैं, सबको मालूम होती है कि ये डील हुई है दोनों के बीच में। कुछ डील जो है वो सीक्रेट होती है, जो नहीं मालूम होती है कि क्या डील हुई, वो दोनों के बीच में रहती है। पता तो बाद में चल ही जाता है कि क्या क्या डील हुई है। देखिए, ये मामले में भी डील तो जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये कहना कि हमारी 3 शर्तें हैं, इनको मान लिया जाए, वो शर्तें ही बताते हैं, और उसके बाद फिर अचानक ये होता है कि साहब पार्लियामेंट में जो है हम इसको समर्थन भी करने जा रहे हैं। देखिए, इधर 2 दिन से तो बड़ा मतलब सस्पेंस रहा
कि आखिर नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनकी पार्टी का क्या रोल होगा पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा। इसको लेकर के 2 दिन से ये सस्पेंस एक चला आ रहा था। उनकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं, मुसलमानों के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना फैसला बदलना पड़ा समर्थन का, और वो शायद समर्थन नहीं करें। पर इस तरह की बातें हुई। ये 2 दिन तो सस्पेंस में हुए, और इधर पिछले 10 दिनों से कंट्रोवर्सी में रहे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। ये सब कंट्रोवर्सी में रहे कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ एक बिल आ रहा है, मतलब सो कॉल्ड कोट अनकोट के मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इनकी इफ्तार पार्टी को बाइकआउट किया जाए, चलिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ धरना दिया जाए। इस तरह की बातें भी पिछले 10 दिनों में हुई हैं। अब अगर आज वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और कर ही रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट है कि वो समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जरूर कोई ना कोई डील तो हुई होगी, कोई बातचीत जरूर हुई होगी। अब उस डील में एक्चुअल डील क्या है, ये अभी फौरन तो कुछ कहना मुश्किल होगा। क्या उनको मतलब पावर में रखने के लिए, तो पावर में तो अभी जब तक इलेक्शन है तब तक तो पावर में है ही वो। इलेक्शन से पहले तो उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इस जो इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसके बाद उनका क्या स्टेटस रह जाएगा, उनकी क्या उनकी समझ होगी उस समय केंद्र और बीजेपी और जेडीयू के बीच में। देखिए, जो एक बात और भी आप कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो उनकी पार्टी में जो खिलाफ हैं इस बिल के, तो कहीं पार्टी में दो फाड़ने हो जाए, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जैसे आपने दिखाया गुलाम गौस को, या एक नाम लिया आपने खालिद अनवर का, या एक और नाम लिया अशफाक करीम का। ये देखिए, इस तीनों जो लोग हैं ये पब्लिक फिगर नहीं है। कोई एमएलसी है, कोई राज्यसभा का सदस्य रहा है, तो ये उस सलाहियत, इनकी ये सलाहियत नहीं है, या उनकी ये ताकत नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है कि वो जेडीयू में जिस पार्टी में वो हैं उसमें वो दो टुकड़े कर दें, दो फाड़ कर दें, वो अलग हो जाएं, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत तो इसमें कुछ खफगी हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, वो जाहिर है। लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और शायद चुनाव में ये बात ज़्यादा जाहिर खुल करके आएगी कि इसका क्या असर होता है। खुद मुस्लिम समाज में इसका क्या असर होगा, मुस्लिम समाज इसको किस हद तक एक सियासी मामले को लेकर के इलेक्शन में देखेगा, ये थोड़ा अब जब इलेक्शन आएगा। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं फैजान साहब। अगर डील नहीं भी हुई है तो क्या जेडीयू का आंख खुल गया है क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे, और 2024 में यह 12% मिला है। आपको बता दें, 11 मुसलमान उम्मीदवार को 2020 में उतारा गया, एक भी जेडीयू से जीत नहीं पाया। जेडीयू बार बार प्रयास करती रही, पर जेडीयू को यह लग गया जितना भी काम कर दो, कब्रिस्तान को घेर दो, मदरसे में टीचर को सरकारी टीचर के बराबर पैसे दे दो, दंगा फसाद बंद करा दो। बीजेपी से जेडीयू लड़ती भी रही है कुछ मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू आती है तो मुसलमानों का वोट नहीं के बराबर मिलता है, उसकी संख्या काफी कम रहती है। और अभी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने नेता हैं वो प्रो आरजेडी कम है, प्रो बीजेपी ज्यादा है, यह भी बताया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू ने यह तय कर लिया कि अरे भाई, हमें पॉलिटिकल बेनिफिट भी नहीं मिलता है, और फिर भी हम मुस्लिम के इंटरेस्ट में जो 3 क्लॉज है उसको हम हटवा देते हैं, और उसके बाद हमें नहीं लगता कि इस बिल में कोई दिक्कत है। इस बिल का समर्थन करना चाहिए ताकि हम अपनी बातों को विधानसभा चुनाव में भी मनवा सकें, सीटों की संख्या
के आधार पर। और जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और फिर भी मुख्यमंत्री सीएम बने रहें, क्योंकि बीजेपी में भी कई स्वर निकलते हैं, तो अगर बीजेपी भी उनको सीएम के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही डॉक्टर संजय से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पॉलिटिकल बेनिफिट अपने जगह है, लेकिन जेडीयू हमेशा से सेकुलर क्रीडेंशियल कायम रखना चाहिए। पर आपको लगता है ये क्रीडेंशियल, ये सब कहने की बातें होती है, पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे लेन देन के बगैर कोई काम होता नहीं, वो बार्गेनिंग होती है। मैं लेन देन से मेरा मतलब पैसा नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीटों का लेन देन, बिहार को क्या केंद्र सरकार से और मिल सकता है उसका लेन देन। जैसे कहा जाता है चंद्रबाबू नायडू बड़े हार्ड बार्गेनर है, तो कितना बार्गेन उन्होंने किया है इस नाम पर, कितना कुछ लेके चले गए हैं समर्थन के नाम पर। तो डॉक्टर संजय, वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का समर्थन, चीफ विप द्वारा विप जारी करना कि बिल का समर्थन करना है, और खास तौर पर तब जब 3 क्लॉज हटा लिए गए प्रावधान जेडीयू के कहने पर, तो क्या आपको लगता है सिर्फ यही आधार रहा होगा या और भी बहुत कुछ रहा होगा कि समर्थन तो देंगे लेकिन बदले में हमको ये चाहिए? और भी अगर आधार रहा होगा तो मैं मानता हूं कि ये पार्टियां तो जारी करते ही रहती है भी ना। दिलेश्वर कामत तो जेपीसी कमेटी के मेंबर भी हैं, और 15 राज्यों में जब 111 घंटे की बैठकें चली, सब लोगों से राय शुमारी की गई। हम लोगों के यहाँ अभी पैनल में फैजान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बैठे हुए हैं, चीजों को समझते हैं। ये कोई रिलीजियस बिल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है, ये संवैधानिक 1954 में बजाबते एक्ट बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है। तो क्या संविधान में अगर कोई कानून है तो उसमें संशोधन नहीं होते रहे हैं क्या? अगर संशोधन होते रहे तो 95 में संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन इसी वक्फ बोर्ड में हुआ, और फिर टेबल किया गया है कि भाई इसमें संशोधन की गुंजाइश है। जेडीयू ने अपना स्टैंड लिया कि हम ये यहाँ पर अगर लोगों की आपत्तियां हैं तो मैं इसका मॉडिफिकेशन चाहता हूं, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। आपके सवाल है कि क्या नीतीश कुमार केवल बस आपत्तियों पर ही तैयार हो गए या जितने बड़े हार्ड बार्गेनर हैं और भी कुछ डील किए होंगे? अब और भी क्या डील किए होंगे ये तो नीतीश कुमार बता सकते हैं, या उनकी पार्टी के जो लोग डील में शामिल होंगे वो बता सकते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि ललन सिंह का बयान पहले भी आ गया था और बयानों में उन्होंने साफ कहा था, संजोग से मैं जिस दिन पटना एयरपोर्ट पर था, ललन सिंह से मेरे सामने लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपका क्या राय है, क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा कि मेरा क्या स्टैंड रहेगा, संसद के पटल पर कानून बनता है, संशोधन होता है, बहस होगी तो आप लोग सुन लीजिएगा कि मेरा क्या स्टैंड है। तो चीजें साफ साफ दिख रही थी कि ऐसा नहीं है कि जेडीयू बहुत बिल के खिलाफ में थी, और जेपीसी में तो बजाते भेजा ही था। टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि इसको जेपीसी में भेज दीजिए, जेपीसी में गया। जेपीसी के बाद आज फ्लोर पर संसद में बहस हो रही है इस बिल पर। तो मैं मानता हूं कि जेडीयू अगर इसको स्टैट्यूटरी मान रही है कि ये बिल रिलीजियस बिल नहीं है, और ये वक्फ की संपत्ति केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है, सामाजिक कार्यों के लिए भी है, आर्थिक कार्यों के लिए भी है, और वक्फ इस काम को करते रही है। स्कूल है वक्फ की जमीन पर। जब इसको बिल्कुल डिजिटलाइजेशन मोड में कर दिया गया 2013 के संशोधन के बाद, सारे चीजों को डाल दिया गया ऑनलाइन, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो कितनी जमीन पर तालाब है, कितने पर स्कूल है, कितने पर वहां पर खेती की जमीन है, कितने पर मस्जिद है, कितने पर ईदगाह है, वो सब दिख रहा है। लेकिन क्या वक्फ की जमीन होटल के लिए था कि होटल मेरियट उस पर बना हुआ है? क्या ये वक्फ की जमीन थी कि हैदराबाद में शानदार होटल बन जाए, उसके लिए ये जमीन थी, उस पर मॉल बन जाए और दखल किसी और का, कब्जा किसी और का, और जिन बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ये जमीन दान की गई थी, वो जमीन कहीं और किसी और के हिस्से में चली गई। शायद जेडीयू ने भी इस बात को समझा होगा। इसकी पारदर्शिता और प्रबंधन, यही तो दो सवाल हैं।
कि वो वक्फ की संपत्ति है, इससे तो कोई सरकार इनकार नहीं कर रही है, कल कोई और सरकार आएगी। लेकिन अगर उसके प्रबंधन और पारदर्शिता में संशोधन करके हम चाहते हैं कि और इसको बेहतर किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसमें क्या बुरा है। जेडीयू ने शायद इसी को समझा होगा और कुछ संशोधन जहां पर आपत्तियां होगी लोगों की, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की होगी और कहा होगा कि ये क्लॉज आप हटा दीजिए। टीडीपी के सांसद भी मेरे साथ एक दिन पैनल में थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरी वहां आपत्तियां थी, मैंने कहा अब वो देखेंगे संसद के फ्लोर पर जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट रखेगी कि क्या मेरी आपत्तियों को हटाया गया कि नहीं हटाया गया। तो ये जब दोनों लोग ये बात साफ साफ कर रहे हैं, अब डील करने के लिए तो इन्हीं के समर्थन से सरकार ही चल रही है, तो डील तो आज समर्थन दे करके भी कल कोई इशू पर विरोध में खड़े हो जा सकते हैं। और बीजेपी की सरकार जब इन्हीं दोनों की बैसाखी पर टिकी हुई है तो कभी डील कर लेंगे। नहीं ठीक है, इन्हीं दोनों की वैसाखी पर टिकी हुई है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर प्रियदर्शी रंजन, आपको लगता है कि जिस तरीके से जेडीयू के भीतर आवाज उठ रही है, अरे भाई अशफाक करीम कल तक होपफुल रहे हैं कि नीतीश से स्टैंड लेंगे, गुलाम गौस परसों तरसों लालू प्रसाद से मिलने चले गए और उनको भरोसा था नीतीश से स्टैंड लेंगे, खालिद अनवर उनके मुंह पर कहते रहे हैं कि नीतीश से स्टैंड लेंगे, पर जेडीयू ने जो स्टैंड लिया वो इनको तो रास नहीं आया होगा। क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू अपने भीतर भगदड़ के शर्त पर कुछ बार्गेन नहीं की होगी, ऐसा आपको लगता है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मसलों पर बार्गेन जरूर करती है, वो राज्य के हितों में करती है, अपने पार्टी के हितों में करती है, लेकिन ये तो चाहेगी नहीं कि 5% 12% मुसलमान का वोट मिलता है वो बिल्कुल ही हमसे किनारा हो जाए। नहीं, बिल्कुल किनारे जो दो चीजें इसमें है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ने कुछ शर्तें मानी होंगी, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें मानी होंगी और कुछ शर्तें जनता दल यूनाइटेड को भी माननी पड़ी होंगी। दोनों चीजें हैं। देखिए, जिस तरीके का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी अभी जनता दल यूनाइटेड पर कंट्रोल करने की स्थिति में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो समय से पूर्व हो जाए। उसका कहीं ना कहीं थ्रेट जनता दल यूनाइटेड को दिया गया और उसके बदले में ये समर्थन लिया गया। जिस तरीके से अमित शाह आए वक्त के बिल पेश होने के कुछ दिनों पहले बिहार में और मुलाकातें हुई, वो मुलाकातें आम मुलाकातें नहीं है, उसमें ये जरूर बातें हुई होंगी कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। एक मुझे जो खबर है वो ये खबर है कि नीतीश कुमार को ये मैसेज दिया गया कि अब आप समय से पहले चुनाव करा लीजिए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, समय से पहले चुनाव नहीं होगा, या उनके सिपहसालारों ने कहा। और उन जो खास जो लोग ये बात कहने वाले थे उनमें नेताओं से ज्यादा जो उनके चहेते अधिकारी हैं वे चाहते थे कि समय से पहले चुनाव नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, नहीं कराएंगे समय से पहले चुनाव, लेकिन सुर बदलिए वक्त पर अपना, और तब जाकर के वक्त पर इनका सुर बदला है। ऐसी मुझे जो खबर है, मैं अपने सूत्रों के हवाले से ये बता रहा हूँ। और दूसरी बात है कि जनता दल यूनाइटेड ने बहुत प्रयोग किया मुसलमानों को लेकर के, बहुत ज्यादा प्रयोग किया। आप 12% का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उस आंकड़े में ही एक चीज जोड़ देता हूं कि ये 12% सर्वाधिक है इनका किसी लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में हो सकता है कि 15% कभी गया हो 2010 में। उससे ज्यादा मुसलमानों ने कभी एनडीए को वोट नहीं किया। और एनडीए में भी कौन? जनता दल यूनाइटेड उनके गारंटर हैं, मुसलमानों के गारंटर हैं। तो जनता दल यूनाइटेड को भी अब पता चलने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं। जो आप चर्चा कर रहे थे कि उनकी वो स्थिति नहीं है कि आज वो राजनीतिक फैसले ले सके, तो जो लोग आज राजनीतिक फैसले ले रहे हैं उनको ये पता है कि ये मुस्लिम हमें वोट नहीं करते हैं उतने बड़े पैमाने पर जितनी बड़ी इनसे हमें उम्मीदें होती हैं। और अगर हमें भविष्य की राजनीति करनी है, बचानी है, बना करके रखना है, तो नए तरीके से सोचना होगा। और उस सोच का नतीजा है कि जनता दल यूनाइटेड इस रास्ते पर चली है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर मान लीजिए वक्त संशोधन को जनता दल यूनाइटेड का समर्थन नहीं ही मिलता और ये वक्त भी पेश होने में थोड़ी अड़चने होती, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको पारित करा ले जाती, ये भी तय है। अगर मान लीजिए कि इससे भी वर्स्ट केस होता कि ये बिल नहीं पास हो पाता, तो क्या इस बिल को नहीं पास होने देने का सारा श्रेय जनता दल यूनाइटेड के सिर सजता? शायद नहीं। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड क्यों रिस्क ले? माना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार
नीतीश कुमार के बूते चल रही है, तो बिहार में भी तो भारतीय जनता पार्टी के बूते नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, वाइस वर्सा मामला है। तो दोनों ओर से गिव एंड टेक वाला जो मामला है ना, वो मामले को आसान कर दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो वक्त जो पेश हो रहा है ना, बहुत ये इसको ना, जो बातें हो रही थी कि वक्त के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, वैसा बहुत ज्यादा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो पहले बातें थी अब नहीं, अब ये बहुत नॉर्मल हो गया है। बहुत सारे जैसे भूतलक्षी से इसको लागू नहीं करने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। तो अगर ये जोड़ दिया जा रहा है, भूतलक्षी लागू नहीं होगा, तो जो वक्फ की संपत्तियां डिक्लेयर हो चुकी हैं, उसको अब लेना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। फिर मामला हो, अब नए तौर पर ये वक्फ की संपत्तियां नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, अब ये मामला रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये वो कानून नहीं है। विष्णु जैन जो अधिवक्ता है, उन्होंने इस पर भी आपत्तियां जाहिर की हैं कि ये कैसा वक्फ कानून है, ये इस तरीके के कानून की उम्मीद नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी 4 कदम इस मामले पर पीछे आई है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोग बोलते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये 2 कदम पीछे हट करके 10 कदम आगे की सोच है। माना ये हो सकता है 10 कदम आगे की सोच हो, लेकिन आज जिन शर्तों पर आप लागू करने जा रहे थे, वे शर्त ही अगर आप हटा दे रहे हैं, राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है कि आप वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र करेंगे और कितने दिनों में करेंगे, ये समय सीमा केंद्र सरकार नहीं तय करेगी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो गोल मटोल है इस वक्त के मामले में। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड भी थोड़ी शिथिल पड़ी हुई है कि इसमें तो कुछ है नहीं, विरोध करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू को भी लगा होगा, चंद्रबाबू नायडू ने 2-3 शर्तें रखी थी, उन शर्तों को मान लिया गया। भूतलक्षी वाला मामला चंद्रबाबू नायडू का ही था कि इसको भूतलक्षी से नहीं लागू किया जाए। तो ये सारी चीजें जो कुल मिलाकर के आ रही हैं, वो लग रहा है कि वक्त में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जनता दल यूनाइटेड के लिए भी कुछ है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही है। तो ये जो स्थिति बन गई है, उस लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए खेलने के लिए इस मामले में बहुत कुछ बचा हुआ नहीं ठीक था। है, बहुत कुछ बचा हुआ ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके पास आपका स्वागत करता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। फैजान अहमद साहब, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं क्योंकि इसकी भी चर्चा बहुत होती है। नीतीश कुमार खुद फैसले लेने में अब सक्षम नहीं है, ये बात कही जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात प्रशांत किशोर कह चुके हैं, तेजस्वी यादव कह चुके हैं। नीतीश कुमार हाईजैक्ड है, और जिन लोगों ने हाईजैक किया है वो बीजेपी के द्वारा बिठाए हुए लोग हैं, इस तरह का आरोप लगता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी भी परिस्थिति इस तरह के फैसले लेने के लिए जेडीयू को मजबूर की है, और जेडीयू इसलिए इसका समर्थन कर रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ, जो हालात आपने बताए कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हैं, चाहे वो उनके नेता हों या ब्यूरोक्रेट हों, जो बीजेपी के ज़्यादा क्लोज हैं, उनके कम क्लोज हैं, बीजेपी के ज़्यादा क्लोज हैं। ऐसे लोग प्रभावित करते हैं उन जो भी फैसला होता है या जो भी पार्टी का स्टैंड होता है, उसको वही लोग प्रभावित करते हैं, या एक तरह से कहें कि वही लोग इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अब ये तो सही है कि भाई जो फैसला भी होगा तो वो अगर उन्हीं लोगों के कहने पर उनके स्क्रिप्ट के द्वारा होगा तो ये बीजेपी के समर्थन में ही होगा। दूसरी बात ये कि जो कह रहे थे कि मुसलमानों का सपोर्ट जेडीयू को, देखिए ठीक है, वो आपने बताया, आंकड़ा दिखाया आपने, 12% 13% जो भी रहा हो, लेकिन अब ये आंकड़ा काफी नीचे आया है। अब चुनाव होगा तो उसमें ज्यादा सही पता चल पाएगा, लेकिन अब मामला यही है कि क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा अब लग रहे हैं क्लोज बीजेपी के, पहले वो अपनी शर्तों पर काम कर रहे थे या काम करवा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जैसे अब वो कमजोरी जो आपने कही कि वीकनेस है, फिजिकली पॉलिटिकली वीक हो गए हैं, फिजिकली वीक हो गए हैं, कहा जाता है कि मेंटली भी थोड़ा वीक हो गए हैं। तो ये जो वीकनेस है उसका तो असर उनकी पार्टी पर पड़ेगा ही, वो चाहे इलेक्शन में पड़े या इलेक्शन से पहले ही पड़े। तो ये भी देखने की बात है कि भाई इसका कितना असर। और दूसरी चीज ये कि ये वक्फ बिल किस हद तक इलेक्शन इशू बन सकता है।
इलेक्शन इशू तो बन सकता है क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, इमोशनल मामला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो इलेक्शन इशू बन सकता है। और क्योंकि ये इलेक्शन में अब कुछ ही महीने की देर है, तो इसको इलेक्शन इशू बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन वो फिर आप ने वो दिखाया जो लालू यादव ने जो क्या कहा था आज से 10 साल 12 साल पहले पार्लियामेंट में जो कुछ भी कहा था, वो उन्होंने उस वक्त जो भी कहा था वो गलत नहीं कहा था। मैंने इसको सुना, पहले भी सुना, आज फिर सुन रहा हूँ उसको। वो जो कुछ भी उन्होंने कहा था कि वक्फ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा था, इंक्रोच किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये लूट खसोट चोरी बेईमानी या बेचने की बात ये किसके द्वारा की जा रही है? मुसलमानों के द्वारा ही ना। इसमें कोई नन मुस्लिम तो नहीं है। वक्फ के जो भी मामलात हैं उसमें कहीं कोई भी नन मुस्लिम नहीं है। अब नन मुस्लिम को लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक तो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही है, और जो भी करप्शन हुआ है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है। एक बात और मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस बिल के खिलाफ जो लोग ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोल रहे हैं मुस्लिम नेताओं में, वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, किसी न किसी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी मुस्लिम इदारे या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और मुझे तो ये शक है कि ये लोग भी उस लूट खसोट और करप्शन में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज की जो लूट खसोट हो जो हुआ है करप्शन, उसमें ये लोग शामिल हैं। शायद इसीलिए ये लोग ज्यादा इसकी मुखालफत कर रहे हैं। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं मुखालफत कर रहे हैं, पर अगर ये सेंटिमेंट का इशू है इंदुकांत दीक्षित जी, तो सवाल ये उठता है कि मुसलमान हर मुद्दे को सेंटिमेंट से क्यों जोड़ता है? ये भी तो एक सवाल उठता है, क्योंकि एक जो बड़ा तबका हर मुद्दे को सेंटिमेंट से जोड़ेगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी तो हो सकता है। अगर ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और हमारे साथी डॉक्टर संजय कह रहे थे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले भी संशोधन होता रहा है, अब संशोधन हो रहा है, तो गलत क्या है? तो सवाल ये उठता है कि ये बीजेपी कर रही है इसलिए गलत माना जा रहा है, बीजेपी पर मुसलमानों का अविश्वास ज्यादा है इसलिए गलत कहा जा रहा है, कांग्रेस भी करती रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस ने शाबानो प्रकरण में क्या किया और उसके बाद पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स बदल गई। यही आरिफ मोहम्मद खान उठ करके कहने वाले थे कि आप इस तरीके से विरोध मत करिए, नहीं तो पाप राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले जाएंगे। काफी साल तक आरिफ मोहम्मद खान को अलग अकेले में बैठना पड़ा, राजनीति से दूर रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आई। इंदुकांत दीक्षित जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान का जो एलीट तबका है वो तो इस बात को समझेगा कि क्या हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर में दखल है या जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसमें दखल है, तो हमारे जो निजी धार्मिक मामले हैं उसमें तो दखल नहीं कर रही, फिर इसका विरोध एक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्यों? ये भी तो सवाल उठ सकता है। इंदुकांत दीक्षित जी। जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी पहले तो मैं आई एम रियली सॉरी कि टेक्निकल रीजन से मैं देर से जुड़ पाया जी। हमारे सारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं सुन रहा था अभी फैजान साहब को और उसके पहले हमारे दूसरे कलीग्स को भी, बिल्कुल सही फरमाया फैजान साहब ने। देखिए जिस तरह का एलीट वर्सेस अदर्स मसला है ये वक्फ का मामला विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, वो एक बड़ा ब्रीदिंग स्पेस देता है प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर ये पूरा का पूरा सभी लोगों के दुख दर्द से जुड़ा होता, वक्फ वाकई जो उसका उद्देश्य था उसकी स्पिरिट के हिसाब से सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहा होता, तो मुस्लिम समुदाय के सारे लोग एन मास इसके खिलाफ खड़े हो सकते थे, सरकार के खिलाफ। लेकिन चूंकि उसी की जमीन पे ओबराय होटल बना, उसी की जमीन पे आपको पता है मुंबई में अंबानी की बिल्डिंग तनी हुई है, तो ये चीजें जब कायदे से गरीब मुसलमानों के सामने प्रेजेंट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो उन्हें एहसास होता है
कि वक्फ का जो उद्देश्य था, जहां पर उन्होंने अपनी जमीनें डोनेट की, वो वाकई सफल नहीं हुआ और एक एलीट क्लास के कुछ लोगों ने उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया है। तो जो एक बात केंद्र सरकार लगातार कर रही थी पंकज जी किसान आंदोलन के समय, कि ये इलीट वर्सेस कॉमन किसान का मसला है और ये एलीट क्लास के कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, हमें कुछ कुछ उसी ढंग का ये मसला दिखता है। अब देखिए, इस्लाम के साथ और या मुस्लिम पंथ के साथ मैंने ये देखा है कि वहां के जो एलीट या मौलवी भी उनसे जुड़े रहते हैं ज्यादातर मामलों में, वो प्रयास करते हैं कि जो उनके डायरेक्ट अपने हिस्से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको भी धार्मिक स्वरूप दे करके आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करें। और मुस्लिम या इस्लाम समुदाय के जो लोग हैं उनको अपने धर्म के प्रति बहुत जबरदस्त, एक जो कहते हैं हमारे कई लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, बहुत जबरदस्त धर्म के नाम पे अगर कोई चीज उनके साथ ऊंच नीच भेदभाव करते हुए नजर आती है तो सारे लोग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन खड़े हो जाते हैं। वो कोशिश ये एलीट क्लास कर रहा था, लेकिन सरकार अब तक ये दिख रही है कि सफल हुई इस बारे में कि उन्होंने ये साफ किया है कि अभी तक इस स्ट्रक्चर में गरीब को, जो पिछड़े थे समाज में मुस्लिम समुदाय में, उनको न तो लाभ था न तो स्थान था। और ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और इस तरह के तमाम जो एलीट क्लास के लोग हैं उसका दुरुपयोग कर रहे थे अपने स्वार्थों और अपने हितों को साधने के लिए। और हिंदुओं में एक ये भय पैदा हुआ था कि उनके किसी भी जमीन को, जिस तरह के संशोधन कांग्रेस की सरकारों में हुई और चुप मार के, जैसे शाहबानो के केस में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उस समय की सरकार ने किया, उसी तरह के संशोधन करके बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स दिए गए वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए ट्रिब्यूनल्स और इन लोगों को। इस कारण से एक सरकार के मुहिम को बल मिला है, न सिर्फ मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में भी। और जैसा हमारे साथी कह रहे थे, चूंकि जो संशय थे, जो वोट बैंक कटने का डर था जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों पर जेडीयू और टीडीपी की राय को सरकार ने काफी हद तक एकोमोडेट कर लिया है। तो उसका सीधा सीधा ये फायदा हुआ है कि अब जो लोग इस तरह के मुस्लिम समुदाय में वक्त के एलीट क्लास के जो लोग थे, वो लोगों को आइडेंटिफाई करके सेग्रीगेट कर दिया, आइसोलेट करने में काफी हद तक सरकार सफल हो गई है। और अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए कि सरकार जो ये कदम लेके आई है, अगर इसको पॉलिटिकली देखिए तो उन्होंने ये बिल पेश करके शिवसेना को, जो एक तरह से बीजेपी के विरोधी इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सदस्यों में है, उसको इस चौराहे पे लाके खड़ा किया है कि वो इसके समर्थन में है कि विरोध में है, या वो बायकॉट करेंगे, जो तीसरा उनके पास ऑप्शन है। तो इस तरह की चीजें, एक ये भी साफ हो जाएगा कि वाकई कौन लोग सीडो सेकुलरिज्म वाले हैं, कौन लोग एक्चुअल सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, और कौन लोग नीति और नियत के हिसाब से चीजों को साफगोई से ठीक करना चाहते हैं। और एक आखिरी बात देखिए, जिस तरह की विरोध की बात कर रहे थे लोग ट्रिपल तलाक में, क्या विरोध हुआ? आज 80 से 90% तक कमी हो गई है ट्रिपल तलाक के केसेस में। जनता, गरीब महिलाएं, पुरुष सभी ये देख रहे हैं कि इसका सामाजिक क्या लाभ है पूरे समुदाय को। तो अगर इस ढंग का लाभ दिखा देगी सरकार की, हो सकता है इस वक्फ संशोधन से भी, तो निश्चित तौर पे अल्टीमेटली सरकार की नीतियों और सरकार के सहयोगियों को इसका लाभ होगा। जी नहीं बिल्कुल। तो जो बीजेपी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, और हम अगर पिछला स्टेटमेंट भी लालू प्रसाद का सुन रहे हैं डॉक्टर संजय, तो क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है? जब लालू खुद बोल रहे थे पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा था कड़े कानून बनाने की जरूरत है, और बीजेपी के लोग, खुद किरण रिजिजू जब खड़े हुए तो कह रहे हैं कि अरे भाई हम मैनेजमेंट में, सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, हम कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन में कोई बदलाव, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, इसलिए आप किस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं? दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या विरोध करने का पर्पस सिर्फ वोट बैंक है, या इसके अलावा आप और कुछ देख रहे हैं? और दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या इस वजह से आपको लग रहा है कि बिहार में जेडीयू में टूट होने जा रहा है? क्योंकि जितने मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर्स दिखाई पड़ते हैं वो लोग तो विरोध कर रहे हैं, विरोध करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये लीडर सब जेडीयू का साथ छोड़ेंगे, कांग्रेस का दामन पकड़े, आरजेडी का दामन पकड़े, कहीं और जाएंगे? देखिए, कटु सत्य है इस देश में कि लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। यहाँ
भीड़ जिसके बारे में जिस तरह के माहौल बनाती है, लोग उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। फैजान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, इमोशनल तरीके से जब किसी को कनेक्ट किया जाता है तो वो वस्तु स्थिति को व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे हितों की अनदेखी हो रही है। भाई किरण रिजिजू नहीं, जेपीसी का जो चेयरमैन है, कल मैं उनका सुन रहा था, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, उस स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई भी दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, केवल मुस्लिम रहेंगे स्टेट वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है, जिसमें 11 मेंबर होंगे, उसमें शायद 1 या 2 नन मुस्लिम को जोड़ने की बात की जा रही है। स्टेट वक्फ बोर्ड में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज, भाई महिला सशक्तिकरण का युग है, अगर उसी वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं मुस्लिम अगर जुड़ जाती हैं, कौन सा समाज का हित हो जाएगा भाई? उस समाज का क्या हित हो जाएगा? और सवाल कहाँ है सो मैं बता रहा हूं। जो मैंने कहा, ये दिल्ली में ओबेराय होटल का पैसा कौन लेता है? वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। ये ओवैसी साहब जो चिल्ला चिल्ला के शरीयत समझा रहे हैं, वो मैरियट होटल हैदराबाद में जो बना हुआ है, वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। जरा पता कर लीजिएगा कि किसके अधिकार क्षेत्र में है और उसकी राशि कहां जाती है। तो वक्फ की संपत्तियां बढ़ रही है और वक्फ की आमदनी घट रही है। ये कैसा भाई प्रबंधन है? 2019 और 20 में वक्फ की आमदनी थी 167 करोड़ और 20-21 में घट के आ गई 104 करोड़। कैसे घट गई? और संपत्तियों की जहां तक बात है, तो जो संपत्तियां थी वो थी 2011 में 2,11,000 संपत्तियां थी और 2024 में 8,72,000 संपत्तियां हो गई। मतलब 284% की बढ़ोतरी हो गई और आमदनी घट गई। क्या इस प्रबंधन की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसका उसी समाज के हित के लिए, उनके ही बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके ही बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए, क्या उस धन का इस्तेमाल उस शिक्षा और चिकित्सा के लिए हो जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, पर आप ये देख रहे हैं कि भले ही शिक्षाविद हो अशफाक करीम, वो विरोध करके पॉलिटिकल रीजन से जेडीयू का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले वो जेडीयू में चले गए, उनको टिकट नहीं मिला। क्या आप देख रहे हैं गुलाम गौस जेडीयू का साथ छोड़ देंगे? क्या आप देख रहे हैं खालिद अनवर जेडीयू का साथ छोड़ देंगे? क्या आप देख रहे हैं जमा खान जेडीयू का साथ छोड़ने को मजबूर होंगे? क्या इस तरह की बात आपको दिखाई पड़ रही है? पॉलिटिकल फॉल आउट आपको दिख रहा है सीधा सीधा बिहार में जेडीयू के अंदर? नहीं, मैं बता रहा हूं। अशफाक करीम साहब के बारे में फैजान साहब को ज्यादा पता होगा कि वो आरजेडी में राज्यसभा कैसे गए थे। खालिद अनवर यही गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ किए और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको एमएलसी बना दिया। वो ये लोग जीत के आए हैं। जमा खान बसपा में थे, ये शामिल हुए हैं जेडीयू में। जेडीयू ने तो जितना टिकट दिया, एक भी लोग जीते हुए नहीं आए थे। तो मान लिया जाए कि ये छोड़ दें, ये साथ में रहें, लेकिन एक बड़ा समुदाय उसी मुस्लिम कम्युनिटी का जो आज भी सफर कर रहा है, यही तो सच्चर साहब ने कहा था। सच्चर कमेटी में ही बात तो थी, 2006 में सच्चर कमेटी बनी थी और 2007 में उनका वर्जन है कि जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं आज की तारीख में देखा जाए तो उससे 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए। मतलब उस समय जो वर्तमान आमदनी थी, उन्होंने कहा कि इसका 10-12 गुना आमदनी होनी चाहिए आज के हिसाब से। वो पैसे कौन लेके गायब हो जाते हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर उसी समुदाय के भला के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, तालाब के लिए, खेती के लिए अगर लोगों ने जमीनें दान में दी, तो उसका कौन हिस्सा लेकर के उड़ जा रहा है? भाई ठीक ही तो कहा कि भाई वो जो करप्शन है, वो करप्शन के लिए कौन जिम्मेवार है, बता दे लोग। और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर हो जाएगी तो क्या बुरा है कि भाई कोई होटल बना रहा है, कोई मॉल बना रहा है, कोई अंबानी को दे दे रहा है, कोई अडानी को दे दे रहा है, इससे क्या भला होने वाला है? नहीं, बुरा ये है कि भाई उनका ये डिमांड है कि आप दूसरे नॉन मुस्लिम्स को कैसे इस उसमें ले सकते हैं। जो सरकार ने प्रोविजंस रखा है प्रियदर्शी रंजन,
तो ये है ना कि हमारा ये मुस्लिम बॉडी है, उसमें नॉन मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं? लगता है प्रियदर्शी रंजन से हमारा संपर्क टूट गया। मैं फैजान अहमद साहब से पूछना चाहूंगा कि इसको लेकर के एक विरोध बात समझ में आती है कि ठीक है इसमें ये मुस्लिम बॉडी है, इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या काम, लेकिन दूसरी बात जो रीजन टू बिलीव के तहत कहा जाता था कि बिना कागज का हम कहीं पे हाथ रख देंगे, ये वक्फ की जमीन है और उसके लिए हमें जाना सेंट्रल ट्रिब्यूनल में ही पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही पड़ेगा और कहीं आप नहीं जा सकते, और इस कानून में सरकार परिवर्तन चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से समझना चाहूंगा कि इसमें बुराई क्या है। जहां तक नॉन मुस्लिम शामिल नहीं होंगे ये बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खुला रहना चाहिए, वो किसी भी तरह का कोर्ट हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं और खास तौर पर 2022 के बाद सैकड़ों में याचिकाएं हैं जो वक्फ के फैसले के खिलाफ याचिकाएं डाली गई हैं। सवाल ये उठता है कि अगर इसमें परिवर्तित किया जाता है तो क्यों इस पर यह आरोप लग रहा है कि यह बाहरी दबाव है, सरकार नियंत्रण करना चाहती है? जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स को वक्फ के अफेयर्स में लाने की बात है, तो अब आज अभी जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जब ये वक्फ बिल टेबल कर रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही जो मुझे भी बहुत स्ट्राइक की, कि 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ, वक्फ उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें ये कहा गया कि कोई भी आदमी, माने वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो वक्फ कर सकता है। अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है कि भाई कोई भी आदमी कैसे वक्फ कर सकता है। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का कंसेप्ट क्या है? वक्फ का कंसेप्ट ये है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया और वो जो है वो पूरी कम्युनिटी के फायदा के लिए या वो जो भी हो, तो इसमें दूसरे धर्म का आदमी वक्फ कैसे कर सकता? अब जो ये भी बातें आ रही हैं कि जगह जगह स्टेट में, खासतौर से साउथ इंडिया में, बहुत से ट्राइबल्स की लैंड को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया या वक्फ कहा गया कि ये वक्फ की लैंड है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो दूसरे धर्म के लोगों को भी इसमें इसके परव्यू में, वक्फ के परव्यू में लाया गया। हो सकता है उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया हो, या ठीक है वो मुस्लिम कहीं किया गया हो, लेकिन ये तो बहरहाल गलत है कि कोई भी धर्म का आदमी वक्फ कर सकता है। वक्फ कैसे कर सकता है ये तो? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर ये 2013 में इस तरह का अमेंडमेंट हुआ तो क्यों चुप रही तमाम पार्टियां? क्यों किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की? क्यों नहीं इसका विरोध हुआ? आज ये बात कही जा रही है कि इस तरह की बात हुई थी। ये तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस हुकूमत, यूपीए गवर्नमेंट का जो लास्ट स्टेट था, उस टाइम की ये बात है, 2013 में हुई थी। तो न तो किसी मुस्लिम लीडर ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन किया, ना ही किसी सेकुलर पार्टी ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन किया। दूसरी बात यह है कि जो इसमें अमेंडमेंट में अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें ये किया गया है कि साहब उसको तो शायद उस प्रोविजन को हटा रहे हैं कि कोई भी आदमी जो है वक्फ कर सकता है। अब इसमें जो है 95 का जो अमेंडमेंट था उसको लागू करने के, और इस उसमें एक तब्दीली के साथ कि कोई भी आदमी जो 5 साल से इस्लाम धर्म अपनाया हो और उस पर जो है अमल कर रहा हो, इस्लाम धर्म पर कायम हो, वो उसको वक्फ कर सकता है। ये जो अभी अमेंडमेंट लाया गया है उसमें शायद ये बात कही गई। ये बात तो ठीक है, इसमें कम से कम ये तो बात नहीं होगी। जहाँ तक वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट का, उसके मेंटेनेंस का ताल्लुक है, तो इसमें तो राज्य सरकार का से होता है। राज्य सरकार भी इसमें वो अपना कहती है कि भाई इसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से किया जाए। वक्फ बोर्ड ही के थ्रू हो। वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी है और उसका जो चेयरमैन और जो भी मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड होते हैं। वो इन लोगों का काम है देखना कि वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसमें करप्शन नहीं हो रहा है, इसको चेक करें। हालांकि वक्फ बोर्ड ये काम नहीं कर पा रही है या उसको उतना पावर नहीं है
पावर तो है, वो उसकी शायद सलाहियत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि इस जो गलत काम हो रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज में उसको चेक करे या उसको नहीं करे। तो इसलिए अब ये भी क्लियर किया गया है कि जो वक्फ का मतलब, जैसे ये है आपको मस्जिद, तो मस्जिद का जो मैनेजमेंट होगा उसमें नन मुस्लिम का कोई हाथ नहीं होगा या उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। वो जो उसकी मस्जिद की जो कमेटीज होती हैं जो वो हैं वो अपना करेंगी, उस तरह से करेंगी। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, वक्त की प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, उसके मेंटेनेंस का और उसके मैनेजमेंट का, तो उसमें ये नन मुस्लिम को मेंबर्स बनाने की बात कही है। और जैसा कि अभी बताया कि ये सिर्फ वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ऐसा होगा, इसमें शायद 2 नन मुस्लिम को मेंबर बनाने बिल्कुल की बिल्कुल। बात कही गई और है। फैजान साहब, मैं चाहूंगा मैं स्टेट सीधा वक्फ बोर्ड में नहीं होगा मैं सीधा लेते चलूंगा पार्लियामेंट ललन सिंह, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, वो इस मसले पर क्या बोल रहे हैं जरा मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक जरूर इस मसले पर सुने, जेडीयू क्यों इसका समर्थन कर रही है। चलिए हम जैसे इस पर आएंगे, आप बोलिए फैजान साहब, आप बोलिए। कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ, इस जेडीयू कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो, यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको 1 मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार ललन सिंह जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे ललन सिंह जो कि बता रहे हैं अपने नेता के बारे में कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से मुसलमानों के हित के लिए काम किया। फैजान साहब, यही तो सवाल है कि जिस तरीके से ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं चाहिए नीतीश कुमार को, हमने बहुत सारे काम किए हैं मुसलमान के प्रोग्रेस के लिए, और इसमें भी जो हमने सुझाव दिया जेपीसी में मान लिया गया और इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं, तो फिर सवाल यही उठ खड़ा होता है कि क्या अगर वाकई इन्होंने काम किया है और जो इन्होंने अपनी बातें रखी है जेपीसी में उसको मान लिया गया है, तो भी क्या मुसलमान 12% भी जो वोट जेडीयू को देते थे वो संख्या और भी कम हो जाएगी? ये तकलीफ है, नीतीश कुमार जी को भी है तकलीफ और जेडीयू के लीडरों को भी ये तकलीफ है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की हैसियत से 18-19 सालों में जितना कुछ किया मुसलमानों के लिए, जितनी भी स्कीम्स लाई, जितने भी प्रोग्राम बनाए, इम्प्लीमेंट किया, उस हिसाब से मुसलमानों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मुसलमानों ने उस तरह साथ नहीं दिया। अभी जेडीयू के एक बहुत ही सीनियर लीडर जो नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं और साथ ही रहा करते हैं आमतौर पर, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बताइए कि नीतीश कुमार जी को ये तकलीफ क्यों नहीं होगी
कि हम तो उनके लिए इतना काम करते हैं, मुसलमानों के लिए हर हर चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो या और जो कुछ भी बातें हों, उनके कब्रिस्तान के मदरसों के उनके मदरसा के टीचर्स की सैलरी बढ़ाने, सारा कुछ काम किया है मदरसा, लेकिन फिर भी मुसलमान उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी आखिर क्या वजह है? तो मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई वजह तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूँकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि आप बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी की बातों को मानते हैं, इसलिए शायद मुसलमान, और चूँकि ये भी बना हुआ है कि बहुत सालों से, कम से कम 25-30 सालों से लालू प्रसाद जो है वो मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं और मुसलमान उन्हीं को अभी भी लीडर मान रहे हैं, शायद इसलिए भी वो हुआ हो इस तरह का। लेकिन बहरहाल ये बातें इलेक्शन में ज़्यादा समझ में आती हैं और इलेक्शन में ही ज़्यादा लोग इस पर नहीं, गौर ठीक करते है, हैं कि भाई ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब इंदुकान जी भी, और मैं जरा क्विक आंसर दोनों से चाहूंगा। इंदुकान जी, क्या मुसलमान एंटी बीजेपी वोट करते हैं? आप कितना भी प्रोग्रेस कर लीजिए, कितने भी लोगों को टिकट दे दीजिए, आप हिमायती दिखने का प्रयास करिए, आपने काम किया हो, लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। क्या ये अब तय हो गया है? क्योंकि जेडीयू के भी भीतर का दर्द ये है कि 2020 में हमने 11 लोगों को टिकट दिया पर हमारा एक भी नहीं जीत पाए। डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है। अगर 12% वोट मिला तो किसका वोट मिला? 2020 के अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 24 में 12% मुसलमानों ने वोट किया है एनडीए को, तो नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है उस एवज में मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, ये कहा जा सकता है। अब उसके कारण क्या हैं वो तो वही बता सकते हैं। रह गई बात, इसके बाद भी नीतीश कुमार ने शुरू में जो 3 बात कही थी उसमें कम्युनलिज्म की भी बात की थी कि हम न क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से करेंगे, न कम्युनलिज्म से करेंगे, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। तो अगर नीतीश कुमार उस पर किसी भी तरह का समझौता उस गठबंधन में रहते हुए भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर तो सवाल नहीं ही किया जा सकता है। इनको वोट मिले या इनको वोट नहीं मिले। अब रह गई बात कि जो ये बिल आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि उसी समाज की बेहतरी के लिए आ रहा है, उसी समाज की खुशहाली के लिए आ रहा है कि कुछ लोग जो उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, अगर उस राशि का लाभ उस समाज के सारे लोगों का, भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या सबको पता नहीं है क्या? जब उन्होंने कहा था कि दलितों से भी खराब स्थिति है अल्पसंख्यकों, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उस समाज का भला हो जाए और ये संपत्तियां हैं तो उन संपत्तियों की राशि थोड़ी उनके हिस्से में भी चली जाए। जो लोग आज भी हाशिए पर खड़े हैं, मैं मानता हूं कि ये उनके हितों में है, और वहां पर सब कुछ वोट के लिए ही नहीं होता है। चलिए, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय, आपने बड़ी बात कह दी। चूंकि समय की सीमा हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, सवाल यह है कि जिस तरीके से ललन सिंह ने साफ कर दिया कि हम क्यों खड़े हैं, हमने कितना काम किया है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें झगड़ा झंझट नहीं कराना, हमारा मकसद प्रोग्रेस है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज जेडीयू द्वारा दिए गए इस समर्थन को कैसे लेता है, क्योंकि जेडीयू के लगभग तमाम मुस्लिम नेता इस बात से नाराज हैं। क्या इसका राजनीतिक असर जेडीयू पे पड़ेगा? क्या जेडीयू को जो वोट मिलता रहा है वो मिल नहीं पाएगा? क्या होगा ये देखना निश्चित तौर पर, जैसा कि फैजान अहमद साहब ने कहा, चुनाव में ही पता चल पाएगा। तो बिहार की बात में फैजान अहमद साहब, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय इंदुकान दीक्षित जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए हम लगातार देखते रहेंगे TV9। धन्यवाद, नमस्कार।